अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर वकीलों और पुलिस के दरमियान एक टकराव का मंजर पेश करता रहा। रेड जोन के इर्द गिर्द बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए थे और वकला ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। कराची बार के, लाहौर बार के वकला इस्लामाबाद रेड जोन में दाखिल होके सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे थे, मगर उनको इजाज़त नहीं मिली और सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास, जिसको रोकने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को ख़त लिखा था, वो इजलास भी हुआ। 6 मज़ीद जजेस की तैनाती की सिफारिश भी कर दी गई है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल तादाद 25 हो गई है। 16 मौजूदा जज हैं। 6 जजों की तैनाती के बाद तादाद 22 हो गई। 2 एडहॉक जजेस हैं 24 और एक कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किए गए हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी में अब तीसरे नंबर पर आ रहे थे। तो यूं अब सूरत हाल ये है कि जुडिशल कमीशन ने 8 की बजाय सिर्फ 6 जजों की तैनाती की सिफारिश की है। उन 6 जजेस के नाम भी हमारे सामने आ गए हैं। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकर, जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी, जो हाई कोर्ट ऑफ सिंध के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस सलाउद्दीन पवर, जो हाई कोर्ट ऑफ सिंध के जज थे, जस्टिस शकील अहमद, जो पेशावर हाई कोर्ट में जज थे, और जस्टिस आमिर फारूक, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इन सब को अब सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की सिफारिश कर दी गई है। तो क्या ये मामला ख़त्म हो गया है और क्या जो तनाज़ा है, जो तनाव है, वो ख़त्म हो गया है? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर से जो ख़बरें आई हैं उसमें कुछ ऐसी ख़बरें भी हैं जो बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि जजों के बीच शायद कुछ तल्ख़ कलामी भी हुई है। और सबसे बढ़ के ये कि अब ये तस्लीम किया गया है और कुछ अरकान ने ये इंकशाफ भी किया है कि जुडिशल कमीशन के इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने वॉकआउट किया जुडिशल कमीशन के इजलास से, और उसके साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और सेनेटर बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफ़र, उन दोनों ने भी वॉकआउट किया। मगर उनके जाने के बावजूद भी आइन के मुताबिक जो मौजूद अरकान थे, उन्होंने अपनी अक्सरियत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए 6 जजों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मियां रऊफ़ अता एडवोकेट, जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं एडवोकेट अली बुखारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर ने। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। रऊफ़ अता साहब, आज तो आपके साथी कराची से भी आए थे, लाहौर से भी आए थे, और आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। उनका आपने कोई हाल चाल पूछा, कहीं जाके उनसे कोई मालूम किया? उनको कम से कम एज ए कर्टसी, वो कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में उनको बिठाते, चाय पिलाते, उनसे बातचीत करते, मगर उनको तो रेड जोन में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। तो आपके ख्याल में क्या उनका हक नहीं था बतौर वकील कि वो सुप्रीम कोर्ट तक आते और वहाँ पे ज़्यादा क्या पुरअमन एहतजाज ही होता? आप उनसे मुलाकात कर लेते बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आपका मशकूर हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। और जो वकला पे कुछ डंडे मारी हुई या कुछ तरह का दक्कम पेल हुई, कुछ मुजम्मा, उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आपने कहा वकला आए थे, वकला आए नहीं थे, वकला लाए गए थे कुछ। अच्छा। कराची से उनके थे यकीनन। अच्छा, मुनीर मलिक साहब को भी लाया गया था, साहब को भी लाया गया था। जी जी, वो मैं थोड़ा सा क्रॉस टॉक के बगैर थोड़ा आगे जिनको लाया नहीं, ये लेकर आए थे मेरा ख्याल, ये भी साथ ले आए थे। सुबह मैंने देखा कि हमारा जो एक हॉस्टल है वहाँ पर ये चंदा जिन्होंने किया है साथ सारे लाए थे कुछ। अच्छा, चंदा भी हुआ काफी। हाँ, मैं बावसूख जरा से कह रहा हूँ। अच्छा। उन करके लाए गए थे। प्राइवेटली लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वकला ने किया है या किसी ने किया है। ये देखिए, मुफ्त में कोई इतना सफर करके नहीं आता। आप कराची जाए बगैर उसके, मेरा ख्याल आप नहीं जाएंगे जब तक आपकी ज़ाहिर आपके पास मौजूद ना हो, जेब में कोई चीजें चार ना हो, फिर आप नहीं जा सकते। इसके लिए वसाइल होने चाहिए। वसाइल आपने बड़ी बात
है, इस बारे में भी थोड़ा वक्त गुजरने दें, वक्त गुजरने दें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीज़ें मंजर पे आनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक आपने कहा कि ये आज के जो इजलास के हवाले से जो अंदर कार्रवाई हुई, मेरे इल्म ये बात नहीं, आपने कहा कि तलक जुमलों वगैरह गए, तो आपसे हम सुन रहे हैं। आपके ख्याल में वकला को रेड जोन में दाखिल नहीं होने देना चाहिए? मैं ये भी दूसरी बात इस पर थोड़ा वजाहत कर दूँ। जी देखिए, जब सुबह मैं गया, मुझसे पहले हमारे ग्रुप के जो दूसरे हमारा ग्रुप है उसकी क़यादत सारी वहाँ पर मौजूद थी, मैंने देखा है वहाँ पर बैठे हुए थे। ठीक है। और जब मैं 2 बजे निकलने लगा उस टाइम भी वो तनावल फरमा रहे थे, ताम का वहाँ बंदोबस्त किया हुआ था बार रूम में, मैंने देखा कि वो खा रहे थे वहाँ पर। हाँ, जो वकला मुझे तो खैर दावत नहीं दी, मैं भी थोड़ी देर बैठ गया, तो रोजे से होंगे ना, मैं भी चाय मैंने भी पी ली चाय उधर ही। तो वो मैंने देखा बाद में कुछ हमारे सिंध से वकला को लाए गए थे, वहाँ पर लाए गए थे। उनका हक नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट में आते, वो आपसे मिलते, आप मजम्मत करते हैं उनको रोके जाने की? मैं देखें, उनका हक था, उन्होंने अपने रक को अपना जो हक है उसका इजहार राय करने का, वहाँ पर एहतजाज करने का, उसको मैं उसकी तायद करता हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन आपका ये दूसरा जो पहलू था उस पर मैंने मजम्मत कर ली उसकी कि उनके साथ जो सलूक ये किया गया, ये नहीं किया जाना चाहिए था। वैसे ये सदर में अपने दफ्तर में मौजूद रहा, अगर मुझे यकीनन कोई अप्रोच करता तो मैं ज़रूर उसके पास जाता, मैं वहाँ मौजूद रहा। किसने आपको बताया नहीं कि बार वकीलों को डंडे पाड़ रहे? नहीं, मुझे नहीं, मुझे बाद वक्त पता चला उसमें, मैं अपना वहाँ मौजूद था। आपके इल्म में था कि कोई वकील आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ? नहीं, मुझे तकरीब 12-1 बजे बाद तकरीबन पता चला कि यहाँ पे कुछ वकला जो है वो एहतजाज के लिए वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा आ रहे हैं, वहाँ कुछ प्रोग्राम करने के बाद फिर वफद से ऐलान किया हुआ, फिर वफद की सूरत में निकलेंगे। सुबह तो वहाँ नजर नहीं आए वहाँ पे। अच्छा, नहीं मतलब ऐलान तो किया हुआ था, कई दिन पहले से ऐलान था कि वो आएंगे, तो आपको तो उन्हें वो तो जब इलेक्शन लड़ा था उस टाइम भी ऐलान किया हुआ था कि इलेक्शन कौन सी इलेक्शन कमेटी ने बार रूम में उन्होंने प्रोग्राम किए, फ्लॉप हुए। प्रोग्राम तो फ्लॉप ही हुए, जाहिर बात है। आप तो अभी मुखालिफ ग्रुप से, और अभी 12 इलेक्शन तो अभी नहीं हो रहा। 6 जजेस की जो तैनाती हुई है, आपके ख्याल में दुरुस्त तौर पे तैनाती हुई है? और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब ने जो वॉकआउट किया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है आपके नज़दीक? ये देखिए, मैं आइन का तालिब इल्म हूँ, आइन पे अभी 26वीं आइनवी तरमीम जो है इस वक्त जो है वो आइन का हिस्सा बनी हुई है। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो में उससे तो इनकार नहीं फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि पहले फुल कोर्ट का हिस्सा है। फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वेल डिफाइंड मैकेनिज्म फराहम करता है। जस्टिस मंसूर का मुतालबा है कि पहले ये कुछ मौखर भी हो सकता था, 1 महीने बाद भी हो सकता था, कि पहले फुल कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम का फैसला कर। देखिए, आज जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का आपने 20 पेजेस का वो नोट पढ़ा होगा, उसमें इस चीज़ की बहुत उन्होंने वजाहत की है कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल से जो रिलेटेड मामला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा। चले, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही पहले अगर फैसला कर लेता तो उस पर कोई आपको एतराज था? अगर पहले वो फैसला होता बाद में हो जाते 6 जज? मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मेरा क्या एतराज था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार का क्या मौक़िफ़ है? सुप्रीम कोर्ट बार का ये था कि आइन के मुताबिक हमारा ये डिमांड थी कि यहाँ इतनी पेंडेंसी बढ़ चुकी है, मेहरबानी करें तैनातियाँ तेजी से अमल में लाई जाए। 6 तो बहुत कम जज नहीं लगाए, इतनी पेंडेंसी है। आगे भी आ जाएंगी। अच्छा, सब्र करें, जरूर आएंगे। जब उसकी तादाद 34 रखी है तो मेरिट की बुनियाद पे आगे आते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो ना, परेशानी अभी काफी खाली असामियां पड़ी हैं, बड़ी अभी भी बहुत नौकरियां हैं। देखिए, वकीलों के लिए, जजों के लिए देखें, अभी जो मौजूदा जो अभी सिनेरियो में ये तैनाती हुई है, कोई आप बता दें इसमें कौन सा जज है जो जिसमें 5 उनका लॉन्ग स्टैंडिंग जुडिशरी में उनकी सर्विस है वहाँ पर। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान देख लें, चीफ जस्टिस सिंध देख लें, चीफ जस्टिस KP के देख लें, और दीगर जजेस देख लें, उनका एक बड़ा लीगल एक्यूमेन है, बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, इंटेग्रिटी रखते हैं। तैनाती को सराहा जाना चाहिए। मुनीब, जस्टिस मंसूर, उनका भी बहुत लीगल एक्यूमेन है, जो हम उनको नहीं कह रहे, वो भी सीनियर है, बिल्कुल है, और तो है, उनको भी मानते हैं, ये नहीं कह रहा कि उनको डिस्क्रेडिट कर। अली गिलानी साहब, आपके ख्याल में जो कुछ आज वकला के साथ हुआ, ये नहीं कि कम थे ज्यादा थे, इससे कता नजर ये रेड जोन को जो ब्लॉक किया गया, तो इसका कोई आपके नज़दीक कोई जवाब बनता है? क्योंकि PTI भी बहुत कोशिश करती रही है, आप वकील भी हैं, और हमेशा रेड जोन के बाहर ही उन्हें रोका जाता रहा है। आपके साथ तो माशाल्लाह कुछ इससे भी ज़्यादा आगे का काम हो गया था। तो अभी आज जो वकला का रिस्पांस था, आपको नहीं लगता कि ये रिस्पांस थोड़ा कमज़ोर था और उस तरह का नहीं था जैसा कि आप जैसे वकला शायद तवक्को कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मतीउल्लाह, बात यह है कि जो वकला हैं हमेशा वकला के साथ खड़े होते हैं, और ये ही प्रोफेशन की डिमांड है, और यही बार्स खड़ी होती हैं हमेशा। इलेक्शंस होते हैं हमेशा, हर साल एक ग्रुप जीतता है, एक ग्रुप हारता है, लेकिन जब भी बार के वकला की बात होती है तो बार अपने वकला के साथ ही खड़ी होती है।
और जब बार वकला के साथ खड़ी नहीं होती तो वो डोगर कोर्ट्स की तरह अल्टीमेटली हो जाती है। हमने तो यही सीखा, यही हमारे प्रिंसिपल्स हैं, यही बार की नॉर्म्स हैं बेसिकली। मैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार तक सबका मेंबर हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑब्वियसली NA48 इलेक्शन भी यहाँ से कॉन्टेस्ट किया, 50,000 वोट से जीत के बाहर सुप्रीम कोर्ट बार में आपका ग्रुप हारा है। जी। अब बात यह है कि जो आज की बात आप कर रहे हैं, हमेशा वकीलों का रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना इस मुल्क की तारीख में शाहिद है। चाहे वो ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर हो, या चाहे वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, सबसे पहले कौन खड़ा होता है? वकला। उसके लिए लाजम है कि वो सबसे प्रायोरिटी पे क्या चीज़ होती है? कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। तीसरी चीज़ नहीं होती इसके अंदर। जब तीसरी चीज़ आती है तो उसको फिर तारड़ ग्रुप कहा जाता है, उसको वकाला नहीं कहा जाता। आज नहीं, मैं थोड़ा सा ILF के लोग कहाँ थे? मैं आपको बताता हूँ, ILF का प्रोजेक्ट नहीं था ये। लॉयर्स के नहीं, आप दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें क्लैरिटी भी कर दूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का सदर खड़ा हुआ था, मतलब हाईकोर्ट बॉडी खड़ी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रेसिडेंट खड़ा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बॉडी भी खड़ी हुई थी, इस्लामाबाद बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन खुद खड़ा हुआ था वहां पर। और कराची से लोग कौन ये कहता है, कौन ये कहता है कि ये वकला नहीं थे या वकला तंजीमों ने ऐलान नहीं किया था? इस्लामाबाद की 3 बॉडीज हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल, वाइस चेयरमैन खुद मौजूद था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट खुद मौजूद था, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रेसिडेंट खुद मौजूद था। अब कोई कहे कि लेकर आगे किराए पे आ गए, यार ऐसे ना करें, वकला की तस्लील ना करें। बड़े बड़े सीनियर लोग हैं जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी का वजन भी उठाया था, और उसके सामने जो है ना किसी के किराए नहीं होते थे, जाता था वहां पर उसी तहरीक में अरबों रुपए कमाए गए, उसी तहरीक के नतीजे में प्रोग्राम असेंबली के प्लेटफॉर्म पे बातें हुई। मैं उनको नहीं इंटरप्ट किया, मेरे भाई है ऑब्वियसली हमारे साथ। आसमा जहांगीर ग्रुप के मैं इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसकी रहनुमाई जो है आसमा जहांगीर करती रही है। आसमा जहांगीर करती रही हैं तो क्योंकि आजम नज़ीर तारड़ साहब तो आसमा जहांगीर ग्रुप का, हसन बून साहब अपने आप को आसमा जहांगीर ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आसमा जहांगीर आज जिंदा होती तो क्या कर रही होती? ये भी एक सवाल। रूल ऑफ लॉ के लिए जैसे वो काम करे वो भी कर रही है। मेरी बात सुनिए, ये बात कर लें फिर हम जवाब दे रहे हैं। बात ये है कि जब आपकी बार काउंसिल, आपके डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस खड़ी होती है, मीनिंग बाय के वकला की रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब ILF सेकंड पोजीशन पे चलेगी। अब प्रोग्रेटिव किसका है, इन्विटेशन किसकी है? आपकी बार की, आपके बार काउंसिल की, आपके बार रिप्रेजेंटेशन की जो इलेक्शन जीत के खड़े हुए हैं वहां पर, और लोकल बार्स की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपको एक्सपायर करके। अब तीसरी चीज आ जाती है कि जब रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और उनको डंडे मारे जाए, तो सबसे बड़ा नुक्ता और जो क्वेश्चन राइज होता है या जो शर्म का मुकाम है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार के लिए है कि जो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी पीपल नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉयर्स हैं। अगर मैं बात करूं ना तो मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं खाली वकील सुप्रीम कोर्ट का नहीं हूं। यार हमने इलेक्शन भी लड़े हैं, हमने डंडे मारे भी खाए हैं, लेकिन जब वकला को रोकेंगे, और आप कह रहे हैं, आपने नाम लिए बहुत सीनियर तरीन साबका सदूर के, वो भी आते हैं और आप उनके लिए वर्ड यूज़ करें किराए के लिए, ऐसे नहीं होता। और मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर दूं, एक क्वेश्चन आपने बीच में किया, मैं उसको लिंक कर देता हूं मोती भाई। बात यह है कि हमने देखा कि यहाँ पर फुल बेंच भी बने, और हमने देखा यहाँ पर कि PCO जजेस को उठा के बाहर फेंका गया। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, वो अपने अपनी फील्ड के मास्टर्स बैठे हुए थे, उनकी कॉम्पिटेंसी पे किसी को शक नहीं था। 20-25, 40 साल तक उन्होंने बड़े टॉप लेवल पे वकालतें की हैं, यूं इस बंद दरवाजे से या बैकडोर से अंदर नहीं आए हुए थे, प्रोफेशनली बड़े हाई फाई थे वो। बट जब वो आपका IAS के अंदर इफ्तिखार चौधरी के बाद जो जितने भी PCO जजेस थे सारे के सारे उठ गए, आज उनका नाम भी कोई नहीं देता। उनके चैम्बर से होना भी अपने आप आजकल उनमें से कुछ आसमा जहांगीर ग्रुप में शामिल हो, और उनमें से अपना, लेकिन उनमें से PCO की जब बात करें ना तो उनसे अपने आप को अलार्म से लदा करते हैं। उनके एसोसिएट्स भी ये नहीं कहते कि हम उनके एसोसिएट्स हैं या जूनियर्स हैं। सो ये एक स्टिग्मा है, ये कोई वो हार नहीं है मोतियों का, ये एक स्टिग्मा है। एंड आई टेल यू वेरी, देख लीजिएगा कि बहुत ज्यादा 26वीं अमेंडमेंट का हाल वही होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट मौजूद है। वही डोगर साहब जो बने थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भी डोगर थे, डोगर साहब बने थे इफ्तिखार चौधरी की जगह। किधर ना आज क्या हुआ उनके साथ? तो ये एक जो प्रेसिडेंट्स होती तारीख है ना, ये बैक टू स्क्वायर वन। आप ये ऑब्वियसली जी, आज नहीं कल नहीं परसों साल होगा जो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम साकिब बशीर से जानने की कोशिश करेंगे कि आज के जो वकला की जो स्ट्राइक थी या एहतजाज था वो कितना कामयाब रहा।
वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। साकिब बशीर साहब, वकला की जो बड़ी तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बज़ाहिर वो इस तमाम एहतजाज से अलग था लग रही, बल्कि उन्होंने बयानात जारी किए इस एहतजाज के ख़िलाफ़ और 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में और जजों के तबादलों के हक़ में भी। ऐसा क्यों है? मतलब कि क्या वजह है कि ये तंजीमें जो हैं और बड़ी तादाद में वकला जो हैं वो इस एहतजाज को अहमियत नहीं दे पा रहे? पिछले तकरीबन काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं, ये 1-1.5 साल हो गया, 2 साल बल्कि आप कह लें, कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो बात करती हैं जो हुकूमत बात करती है। जो हुकूमत का बयानिया होता है वही जो है वो इनकी प्रेस रिलीज़, इनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की मीटिंग्स के इजलासों के बाद हम देखते हैं। तो मेरा ये ज़ाती तौर पर एज ए कोर्ट रिपोर्टर ख्याल है कि ये तंजीमें अपनी वो जगह छोड़ रही हैं जो इनका, वो किरदार छोड़ रही हैं जो इनका था। क्योंकि जब अब हुकूमत वक़्त जो कुछ कह रही है, या आपके ग्रुप के लीडर अगर हुकूमत वक़्त में वज़ीर कानून है या किसी भी ओहदे पे हैं, या आप कोई प्लॉट्स हैं या कोई मामलात हैं उनमें पड़ गए हैं, तो एक्चुअल जो काम है वो तो कहीं हमें नज़र ही नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो आज की मीटिंग थी, इस मीटिंग में 2 मुतालबे थे। एक कि आप मौखर कर दें, मौखर मीन कि आप 10 फरवरी की बजाय आप 28 फरवरी को कर लें, 25, बल्कि अली जफ़र कह रहे थे हमने कहा 4-5 दिन मौखर कर लें। इसको भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि नहीं, इजलास के साथ है, हम होना चाहिए। रात को इन्होंने प्रेस रिलीजेज आई और कहाँ से आई, ये भी मतलब हमारे लिए थोड़ा सा वो सवाल हैरान था। अच्छा, बतौर सहाफ़ी आप बतौर सहाफ़ी बार काउंसिल से नहीं आ रही थी, कहीं और से आ रही थी? जी। तो ये कहीं और क्या, मतलब कोई जनरल सा इशारा, लोकेशन बता देंगे किस साइड से? नहीं, वो अब खुद वो बता देंगे। तो एक जेन्युइन मेरे ख्याल में मौखर करना 10 पर, वो नहीं, ये नहीं कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम नहीं है, कमीशन इजलास नहीं है, आप जज तैनात ना करें। वो कह रहे थे मौखर करने, और जेन्युइन था। नंबर 2 कि सीनियरिटी वाला मामला है, क्या सीनियरिटी का मामला मौजूद नहीं है? क्या सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने अगले हफ्ते में नहीं आ रहा है? जेन्युइन मुतालबात को सपोर्ट नहीं किया वकला बॉडीज़ ने। अब जो वकला की आप तहरीक की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कराची बार के जो वकला है ना, उनको आप क्रेडिट देना चाहिए। वो 3 दिन से चले थे, यहाँ पे पहुँचे। लेकिन इस्लामाबाद बार के वकला जो बुखारी साहब बता रहे हैं ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल, 3 बॉडीज़ के नाम इन्होंने गिनवाए हैं। मैं जो है वो उंगलियों पे गिन सकता हूँ कि 15 लोग थे इस्लामाबाद के जिन्होंने मेज़बानी करनी थी उनकी। और आज से 10 रोज़ पहले अलीम अब्बासी साहब, रियासत आज़ाद साहब बहरहाल मौजूद रहे हैं, वो एक्टिवली रहे हैं। उसके अलावा नईम गुजर साहब, ये सारे, नसीर कियानी साहब वाइस चेयरमैन, उन्होंने आज से 10 दिन पहले इतवार के दिन हंगामी इजलास बुला के इतनी ज़बरदस्त जो की, उन्होंने कहा हुकूमत के तहस नहस कर देंगे अगर आपने ये ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र भी हो गई, सीनियरिटी लिस्ट भी बन गई, इजलास उन्होंने कहा 10 का इजलास हम नहीं करने देंगे। आज 15 लोग आए हैं, और जो 3 जो इनकी मैं उहदेदार की बात कर रहा हूँ, ये आखिरी वक्त में पहुंचे हैं। आधा घंटा रियासत आज़ाद साहब जब वो एक्टिव थे, उनसे राब्ते में भी थे, हाई कोर्ट में इंतजार कर रहे थे, बाकी नहीं मुझे पता। रियासत साहब ने तो मुलतवी भी कर दिया था एहतजाज, वो क्या हुआ? मैं सुन रहा था। वो आखिर में आकर फिर उन्होंने उनको जो वहाँ पे थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन वगैरह, ये वो इन्होंने कहा कि वो मुलतवी कर दे। एक चीज़ मैं बहुत ऐड करना चाहूँगा कि जब वो लेजेंड होटल से निकलते हैं, तो निकल के जा रहे थे, तो उस कराची बार के वकला में कोई 1-2 भी इस्लामाबाद के वकला नहीं थे कि जो उनको बताते कम से कम आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, आपने डी चौक जाना है, आपने सरीना चौक जाना है। इवन सरीना चौक या उस साइड पे आपने खुद भी ऑब्जर्व किया कि वो जिस तरफ उनको जाना चाहिए था रास्ता खुला था, उनको क्योंकि पता नहीं था तो वो दूसरी तरफ चले गए। पुलिस के साथ उनका हाथापाई भी हुई, और इस्लामाबाद के वकला भी नहीं थे, इस्लामाबाद की बॉडीज भी नहीं थी। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला कहाँ रहे? ये अंदर बैठे रहे हाई कोर्ट में, बाहर निकले? ये अब सवाल है। एक चीज जो तासुर है, मैं तासुर इल्जाम की नहीं मैं बात कर रहा, तासुर की बात कर रहा हूँ। आज से 4 दिन पहले वकला जो इस्लामाबाद के थे, इनका 2021 के मुकदमात थे, डेफिनेटली उनके वो हक था, उनके वो मुकदमात खत्म होते, तो वो मुकदमात खत्म हुए, उनके हक में फैसला आया है, रेफरेंस में भी फैसला आया है। ये एक तासुर था जो मैंने सुना
कि वो चाह रहे थे कि 780 की अभी तो मुकदमात ख़त्म हुए हैं, तो आपने फिर 780 के मुकदमात बनवाने का आप सोच रहे हैं। तो इस ये भी वजह एक है कि कई बार जो है इस्लामाबाद की और इस्लामाबाद के वकला खड़े नहीं हुए। जो पहले जो 780 लगाई गई थी वो किन के कहने पे लगाई गई थी? थोड़ा चूंकि आप तो नहीं, आपने उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बार ने बड़ा एहतजाज किया, बड़ी रैलीज निकाली। वो लगाई किन के? नहीं, वो लगाई किन पे थी? उससे लगाने से पहले आप 8 फरवरी 2021 को वो जो चीफ जस्टिस ब्लॉक था उसके अंदर क्या हुआ था उस पे भी जाए ना, कि वो क्या था 8 घंटे वो हबस बेजा में रखना एक जज को, और वो क्या था? अगर इस पर जाना है तो फिर वो भी था ना, 8 घंटे एक जज को हबस बेजा में रखा गया और वहां रेंजर्स आ गए, उन्होंने कहा हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन नहीं करने दिया गया, बस कुछ भी नहीं किया गया। सॉरी, आप आम लोग शायद नहीं इसको 8 फरवरी 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वकला की जानिब से चीफ जस्टिस थे, अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस थे, तो उनके ब्लॉक पर अटैक हुआ था और उनके चैम्बर में उनको तकरीबन 8 घंटे बस में जा में रखा गया और उनको गालियां और पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो उसके बाद उस वक्त वकला के खिलाफ 780 के मुकदमे बने, गिरफ्तारियां हुई और अब वो मुकदमात खत्म हुए इस हफ्ते। बिल्कुल, और वो शायद एहतजाज करने वाले वकला जो हैं वो अब रऊफ फताह साहब के साथ है, हो सकता है। अच्छा, हम वापस आते हैं सर। अब एक और नया आज की जो डेवलपमेंट है, 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो रिप्रेजेंटेशन किया था सीनियरिटी के मामले के ऊपर, उसका भी फैसला आ चुका है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज अपनी एलिवेशन के बाद या पहले हमें नहीं पता, लेकिन हमें पहले मालूम हुआ कि उनका नाम अप्रूव हो गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और उसके बाद खबर चली कि वो जो रिप्रेजेंटेशन थी 5 जजों की वो मुस्तरद कर दी गई है। तो वो रिप्रेजेंटेशन आपके नज़दीक रऊफ फताह साहब वो थी क्या, और किन बुनियादों पे वो यूं मुस्तरद हुई है? वो तो जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है ना, उसके मंदरजात का उनको इल्म है कि उन्होंने क्या कुछ मेन उसमें सीनियरिटी का इशू था। अच्छा, क्या इशू क्या? अब बाकी जो आपने ये कहना कि चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, स्टिल वो चीफ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट अभी तक मौजूद है, जब तक उनका वहाँ से नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, ओथ नहीं हो जाता। ठीक है ना, ये एथिकली बात कर रहा था कि अगर वो शायद उन्होंने कल की हो या सुबह अगर की है तो स्टिल टू देता कि वो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं अभी तक भी हैं। नहीं, वैसे आपके ख्याल में जो सीनियरिटी का इशू देखिए अभी कितना जेन्युइन इशू है? नहीं, सीनियरिटी देखिए, मैं ये आइन का आर्टिकल 200 इसकी काफ़ी इस पे बात हो चुकी है। ये 200 जो आर्टिकल है वेल डिफाइंड मैकेनिज्म देता है। अच्छा। एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाने के लिए उसमें सीनियरिटी के बारे में क्या कहा गया है? मैं बता देता हूँ, उसमें सीनियरिटी कुछ असूल है उसमें भी। ये देखिए, ये थी अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफ़र थी। ठीक है, जब भी किसी की यानी जज कोई ट्रांसफ़र उसकी अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफ़र होगी, जो सिविल सर्विस राइट उसको दस्तयाब थे एट द टाइम ऑफ द एलिवेशन, उसने ओथ ले लिया, उसकी जो सीनियरिटी वहाँ पर उस टाइम मुरतब की गई और उसके जो पर्क एंड प्रिविलेजेस थे और जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज थी वो कैरी करेगा अपने साथ जहाँ भी वो ट्रांसफर होगा। ठीक, वो सीनियरिटी अपनी कैरी करेगा। ये मेरी अपनी जब सिविल सर्वेंट की तरक्की होती है जी, तो वो तरक्की जो है वो एक दूसरी महकमे में भी हो जाएगी या उसको वापस अपने पेरेंट महकमे में जाना पड़ता है? सिविल सर्वेंट की आपने मिसाल दी। देखिए, अभी आप सीनियरिटी जब सिविल सर्वेंट की अगर उसकी प्रमोशन होती है, देन सीनियरिटी रन कर दी फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलेशन प्रमोशन। नहीं, नेक्स्ट जब ग्रेड जाएगा। अब पहले अगर है तो वो उसकी फ्रॉम द डेट ऑफ द, अगर इनिशियल रिक्रूटमेंट हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ द इनिशियल रिक्रूटमेंट होगी। तो मेरे नजदीक है सीनियरिटी का इशू जो है ये बनाया गया है, ये इंटैक्ट रहेगी उनकी सीनियरिटी। हाँ, उन्होंने हमने फोरम जो उनका मुतलका था वहाँ दिया, अब इसको दोबारा चैलेंज कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि इसके फोरम वैसे क्या है? अगर चीफ जस्टिस ने रिजेक्ट कर दिया रिप्रेजेंटेशन तो आप क्या होगा? अगर देखे कोई अल्टरनेट रेमेडी उनका नहीं अवेलेबल है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल उनके पास 184 की कामरान मुर्तज़ा साहब एडवोकेट और सेनेटर हमें ज्वाइन किया है, जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी मदद, सपोर्ट और हिमायत से मंजूर की गई 26वीं आइनी तरमीम के जो असरात हैं वो अब पूरी कौम को नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये जो मौजूदा आइनी बहरान है, क्या इसकी वजह आपकी मंजूर शुदा 26वीं आइनी तरमीम नहीं है? मतीउल्लाह जान, ये बात कहना जो बड़ा आसान है कि ये हमारी मदद, सपोर्ट और उसके साथ जो है ना उसके असरात बुरहान की शक्ल में आ गए हैं। वैसे बाई दी वे आज का जितना मामला था
उसमें कितने जो है ना वो कितना काम जो है वो उसका 26वीं आईनी तरमीम का था या कितना काम जो है नहीं, ये जुडिशल कमीशन किसने बनाया जिसमें हुकूमत अक्सरियत में है? पूरी बात तो सुन लें, जी सर, बात सुन लो, फिर उसके बाद भले जो जवाब देना है। जी जी सर। तो इससे पहले जो 26वीं तरमीम को तो तकरीबन 100 दिन होंगे, उससे पहले तो वैसे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में दूध और शहद की नहरें बह रही थी ना, हर मामला ठीक था और हर मामला जो है ना उस पर कहीं पे कोई डिस्प्यूट नहीं आया करता था। तो क्या ये पहली दफा डिस्प्यूट बनाए या इससे पहले भी बनते थे? जी जी कामरान साहब, पहली दफा तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं बनता, पहली दफा नहीं बना ना, तो फिर ये 26वीं तरमीम का कसूर है या नहीं? ये जुडिशल कमीशन जो बनाया ना, तो सारी खराबी तो वहां से शुरू हुई है ना, जो जुडिशल कमीशन को आपने बनाया। पहले वाले जो जुडिशल कमीशन थे उनसे वहां से तो जो है ना वो ऐसी सदाएं आती थी कि क्या इंसाफ हो रहा है ना। बहरहाल अभी तो आप भी हुकूमत के खिलाफ जो है कैंपेन के लिए अपोजिशन जमातों का साथ देने पे बजाय आप पे राजी हो गए हैं, तो मैं यही जानना चाह रहा था। हमारा चांस पहले भी वही था, आज भी वही है, और हम किसी के साथ देने या किसी के साथ देने पे राजी नहीं हुए। हम ये किसी उसमें जो है ना वो उसमें नहीं है कि हम किसी के साथ देने पे राजी हो गए हैं और हमने अपना स्टांस चेंज किया है। इलेक्शन के हमारे हवाले से हमारा स्टांस पहले दिन से वो है और उसमें हम अपना स्टांस पे कायम है। ये साकिब बशीर साहब भी कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं सर। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जब पहला ड्राफ्ट आया था 26वीं आईनी तरमीम का 15-14 सितंबर को, उसमें आर्टिकल 200 में एक तजवीज़ किया गया था एक तरमीम कि जो जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट जाएगा तो उसकी सीनियरिटी पहली हाई कोर्ट से जब ओथ लिया होगा तो वहाँ से डिटरमिन होगी और वो काउंट होगी। तो वो तरमीम तो हुई, तो इसके बावजूद गवर्नमेंट और आज चीफ जस्टिस ने भी सीनियरिटी के हवाले से रिप्रेजेंटेशन उनकी खारिज कर दी है जजेस की। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो तरमीम लाई जाए? मैं सब ऐसा है कि जो प्रपोज अमेंडमेंट थी वो आर्टिकल 200 में थी और आर्टिकल 200 जो है वो सीनियरिटी के हवाले से नहीं है, वो आर्टिकल 194 है सीनियरिटी के हवाले से। और 194 जो है ना वो उसी तरह से है जो 26 अमेंडमेंट से पहले 200 में उन्होंने प्रपोज किया था। उसमें उन्होंने ये जो कंसेंट थी उसको निकाला था। वो इनफैक्ट उस वक्त गवर्नमेंट का मंसूबा ये था कि ये जजेस जिन्होंने खत लिखा है इनको कहीं दूसरी हाई कोर्टों में इनकी कंसेंट के बगैर जो है वो फेंक दिया जाए। उस वक्त जो है ना हमने इसको अपोज किया था और अल्टीमेटली आर्टिकल 200 को जो है वो गवर्नमेंट को ड्रॉप करना पड़ा। तो ये जो मामला चला था वैसे 26 अमेंडमेंट वाला, वो तकरीबन 5 हफ्ते जो है वो रोक के रखा हुआ था। उस वक्त ये सारे वकला भी मेरे ख्याल है साथ निकले हुए थे जो आज निकले हुए हैं, और सहाफ़ी हज़रात भी सारे साथ निकले हुए थे मौलाना के साथ, ऐसे ही था ना? जी जी। अच्छा कामरान साहब, ये बताएं कि ये जो आज वकला ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की, उनको नहीं दाखिल होने दिया गया, और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजों की जो सुप्रीम कोर्ट में तैनाती कर दी है, तो जमीयत उलमा इस्लाम जो है इन नए 6 जजों की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती को वेलकम करती है? इसमें 6 जजों की जो तैनाती है उसके ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं करता कि मौलाना साहब पेशावर में हैं और पेशावर से अभी तक वापस इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। ये चूंकि आज की बात है, आज का वाकया है, तो उनसे जब तक पूछूंगा नहीं, जब तक उनसे राय नहीं लूंगा उस वक्त तक मैं अपनी राय नहीं दूंगा। और ये 6 जजेस की अदरवाइज जो है तैनाती अगर हुई है तो ये जो आज का जो लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक हुई है, मगर ये दुरुस्त हुई है या नहीं हुई है ये उनके ज़मीर पे है जो बैठे हुए हैं आज के जुडिशल कमीशन पे। ठीक, ये जो एक्टिंग जज तैनात किया गया है मियां गुल हसन औरंगजेब जज साहब को, इस एक्टिंग जज की तैनाती को आप कैसे देखते हैं सर? एक्टिंग जज की प्रोविजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो दुरुस्त है, अगर एक्टिंग जज की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ना हो तो वो गलत है। तो जब एक चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिकग्नाइज करता है, जब उसको एक्नॉलेज करता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप आखिर में ये बता दें अगर कि क्या 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें हैं उनका जो 16 जजों की फुल कोर्ट है पुरानी वाली, उनके सामने नए जजों की तैनाती से पहले समाअत करना मुनासिब नहीं था? ये उसमें क्योंकि उसके वुड भी अफेक्टिव हो सकते हैं, तो अगर वो उसको उस वक्त तक का फुल कोर्ट सुन ले
तो कोई हर्ज नहीं है। इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। 26वीं तरमीम के हवाले से फॉर एंड अगेंस्ट जो है ना दोनों तरह से बहुत सी बातें हुई हैं। 26वीं तरमीम ना एज ए होल गलत हो सकती है, ना एज ए होल जो है ना उसके ऊपर तनकीद हो सकती है। और जो 5 अमेंडमेंट जो है वो तो हमारी है, जो इस्लाम के मुताबिक है, उसको तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, खुदा न करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आपकी तरमीम के खिलाफ कोई बात करे, उसके ऊपर भी जो है ना वो ले आते हैं, वो भी पार्ट ऑफ 26th अमेंडमेंट है। मगर अगर सुनने और वंस फॉर ऑल अगर कोई गलती है, अगर उसको कोई दुरुस्त कर दे, उस बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से कोई गलती है, आर्टिकल के हवाले से कोई गलती है, तो हमें कोई एतराज नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अब ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया है। एडवोकेट फैसल चौधरी ने मीडिया से कुछ बात की। इमरान खान साहब की तरफ से और लीगल टीम की तरफ से हमने ये मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब को 1.5 साल से पाबंद सलासल रखा गया है और इस 1.5 साल में इमरान खान साहब को कभी भी खुली अदालत में पेश नहीं किया गया। ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल इस बात के मुतकाजी हैं कि इमरान खान का मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाए। मीडिया में पिक एंड चूज किया जाता है। हम देखते हैं कि मनपसंद लोगों को एक्सेस दे दी जाती है, कभी एक्सेस रोक दी जाती है और एक आज़ादाना माहौल नहीं है। तो क्योंकि मीडिया की भी खास तौर पे बात हुई है, तो साकिब रशीद साहब क्विकली ये मनपसंद मीडिया के लोगों को एक्सेस देने के हवाले से आप तो खुद भी इसका शिकार रहे हैं, हाई कोर्ट में रिट करके आप इजाज़त लेते रहे, क्या हकीकत है कि मनपसंद सहाफ़ियों को उधर जाने की इजाज़त मिलती रही? नहीं, वो जो सहाफ़ी जा रहे हैं वो भी हमारे कोलीग हैं, दोस्त हैं, मैं उनके हवाले से ऐसा कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो प्रॉपर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, मतलब ये मुख्तलिफ चैनल्स के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन उनके अलावा अगर कोई जाए तो फिर नहीं जाने दिया जाता। ये जाती है, मतलब मैं जाऊँ, कोई दोस्त आ जाए, किसी भी चैनल से वाबस्ता कोर्ट रिपोर्टर जो सहाफ़ी हो वो कार्ड दिखाए, उसको जाने की इजाज़त होनी चाहिए। क्या खबरें 100% बाहर आती हैं या नहीं? हाँ, खबरें जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 20% बाहर आती हैं। अच्छा, 80% नहीं आती? जी बिल्कुल। ये मगर फिर भी वो आपके दोस्त है ना, नहीं, उनके बारे में तो आप बात नहीं, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो रियलिटी है वो प्रोफेशनल हैं, लेकिन प्रेशर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और इसको वो भी तस्लीम करते होंगे। बिल्कुल, सब कुछ सामने नहीं। अब मैं जो हूँ, अगर मुझे एज ए कोर्ट रिपोर्टर वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिलती, कभी एक दफ़ा फिर पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ जो है वो अडयाला जेल हुकाम तो नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे, कोई और हुकाम भी तो होते हैं ना। जी अली बुखारी साहब, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं ख्याल आ गया इमरान खान साहब को ओपन ट्रायल का मुतालबा करने के लिए? नहीं, मतीउल्लाह जान साहब, बात यह कि हमने तो हमेशा पिटीशन डाली। आपको याद होगा साइफर केस में भी, क्योंकि मैं तो खुद कौंसल भी था क्या साहब का, तो उसके अंदर भी हमने पिटीशन डाली और 3 दफ़ा केस रिमांड हुआ फेयर ट्रायल के ऊपर, ओपन ट्रायल के ऊपर। उन्होंने कहा ये ओपन ट्रायल है, सिर्फ प्रेमिसेस जेल की यूज़ होंगी। और साकिब बशीर साहब गवाह, एक दफ़ा इनको मैं अंदर लेकर भी गया, हमने कहा हम क्रॉस नहीं करेंगे, एक दफ़ा अंदर गए, उसके बाद ये भी बाहर रहे, और अगली दफ़ा उन्होंने कहा आप भी बाहर ही रहे, उसके बाद जेल देख, फिर पिटीशन हुई, फिर 2 डेट्स के बाद दोबारा अंदर जाना पड़ा। तो बात यह है कि ये एक फेयर और बड़ी ट्रांसपेरेंसी गुजारिश की है जो फैसल ने भी किया है, और मेरा ख्याल है इस पर किसी को बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आपने 1.5 साल से इमरान खान साहब को जेल में डाला हुआ है और आप समझते हैं कि कोई केस है, तो ठीक है, ओपन कोर्ट में करें उनको, ठीक, लेकिन ये ओपन कोर्ट नहीं है सर। रफ़त साहब, सुप्रीम कोर्ट बार सिर्फ वकीलों के लिए नहीं, अवाम के हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की भी बात करती है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे आम आदमी है। तो ये जो ओपन ट्रायल का मुतालबा है इमरान खान का, आप भी समझते हैं कि ये जो ट्रायल हो रहा है ये ओपन नहीं है? तो देखें, चूँकि मैं इस मुकदमे से अखबारात के हवाले से, जो जैसे आप साफ़ी हज़रात के हवाले से जो खबरें उनसे तो वो भी रही ना, सेकंड हैंड मालूमात है मेरे पास है, सेकंड हैंड मालूमात जो जैसे आपसे सुन ली, इनसे सुन ली। ये बात आपकी सही है, क्योंकि अडयाला से निकलती है सेकंड हैंड मालूमात। ये राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फेयर ट्रायल जो ना हर किसी बंदे का अपना हक है, राइट टू। आपको कुछ पता नहीं है वज़ीर-ए-आज़म के ट्रायल में क्या हो रहा है? मैं उसको वकील नहीं हूँ, जो अंदर जा रहे हैं वो तो बताएंगे आके, क्योंकि मैं बता दूंगा, पूरा लिख के दे दूंगा, मैं तो
नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट जो माजी में रहे हैं वो तो बड़े बड़े आईनी मामलात पे राय देते थे। मैं भी दे रहा हूं, राइट टू फेयर ट्रायल हर बंदे का नहीं होना नहीं। मुझे लगता है इमरान खान का फेयर ट्रायल हो रहा है कि नहीं? सर मुझे इस बारे में बिल्कुल मैं बता दूं, बिल्कुल इसे फेयर ट्रायल वहाँ हो रहा है नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है? जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें डीएचए काम तेजी से कर रही है। नहीं कर रहा डीएचए, वहाँ भी नहीं कर रहा, वहाँ भी नहीं हो रहा। क्यों करते हैं? ये पाकिस्तान में रिवाज बन गया कि थोड़ा सा हो जाए बस, हर बंदा कहता नहीं कि इसके पीछे कोई मकसद है। ऐसी बात नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।